This conference will now be recorded. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तह्हिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर। आमीन या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी बच्चे, इस क्लास में हम एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि टेक्स्ट में एग्जामिनर हमसे बेसिकली 3 टाइप्स के क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम में। फर्स्ट वन, एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछता है न्यूमेरिकल का, पूरे का पूरा न्यूमेरिकल एग्जामिनर हमसे सॉल्व करवाता है। सेकेंडली, एग्जामिनर हमसे टेक्स्ट ट्रीटमेंट से रेलिवेंट हो गया, टेक्स्ट की इम्प्लीकेशंस हो गई, उससे रेलिवेंट क्वेश्चन पूछता है। थर्ड वन, बहुत ही बेसिक रिटेंशन बेस्ड क्वेश्चंस एग्जामिनर हमसे पूछता है। तो ये एक क्वेश्चन है जिसमें एग्जामिनर हमसे टेक्स्ट ट्रीटमेंट पूछना चाह रहा है और बड़ा अच्छा है, इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि मैंने आपको जैसा कि पहले भी बताया कि आप जब आंसर करते हैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन लिखाते हैं, और एग्जामिनर कमेंट्स में कहा है कि आप आंसर सही से प्रोड्यूस नहीं कर रहे। आपको सबसे पहले रूल बताना है और फिर आपने डिसाइड करना है, डिसीजन कंक्लूड करना। तो इसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा, आपने आंसर किस तरह से उसको प्रोवाइड करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सन एंड मून हैव रिसेंटली रजिस्टर्ड एज पार्टनर्स। रिसेंटली रजिस्टर्ड हुए हैं एज पार्टनर्स। उन्होंने कुछ एक्सपेंडिचर्स इंकर किए हैं साल के दौरान 2020-22। अब ये गिवन एक्सपेंडिचर्स हैं, सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। एग्जामिनर ने क्या क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन, आपको एक्सप्लेन करना है टैक्स ट्रीटमेंट को। देखिए, अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में टैक्स की ट्रीटमेंट बतानी है आपने एग्जामिनर को। बाय कंप्यूटिंग द अमाउंट अलाउएबल, कि ये आपके सामने एक्सपेंडिचर्स भी गिवन है, अमाउंट अलाउएबल भी गिवन है। आपने बताना है क्या ये अलाउएबल डिडक्शंस है या नहीं है, एडमिसिबल डिडक्शंस है या नहीं है टैक्स ईयर 2022 के लिए। और आपने किन कवानीन के मुताबिक बताना है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक बताना है। यहां तक मुझे बात क्लियर हो गई। अब आपने इसका आंसर कैसे कर सकते हैं। इसका आंसर आप दो तरीकों से कर सकते हैं। एक तरीका यह है कि इसका कॉलम बना लें, जैसे ये एग्जामिनर ने हमें प्रोवाइड किया है। आप इसी का आंसर कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले पेमेंट जिस एक्सपेंडिचर्स की है, एक्सपेंडिचर लिख लें, या वर्ड हम पर्टिकुलर भी यूज कर सकते हैं। सेकेंड वन कॉलम अमाउंट, और थर्ड वन में टैक्स ट्रीटमेंट बतानी है आपने। अब वन बाय वन मैं इस क्वेश्चन को वन बाय वन एक्सपेंडिचर्स पिक करता जाऊंगा और उसकी एप्लीकेशंस क्या होगी, उसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगी, आपके साथ आपको बताता जाऊंगा, गाइड करता जाऊंगा, ताकि इस जैसा कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर दोबारा से क्वेश्चन पूछे एग्जाम में तो आपके लिए कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट क्या है, फी पेड टू कंसल्टेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन डीड। सबसे पहला क्या है,
फी पेड, फी पे की गई है। किसको पे की गई है? कंसल्टेंट को। किस लिए पी गई है? फॉर प्रिपरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन डीड, रजिस्ट्रेशन डीड बनाने के लिए, पार्टनरशिप का एग्रीमेंट बनाने के लिए कंसल्टेंट को फी पे की गई है। कितनी अमाउंट की पे की गई है? 50,000, आई थिंक सो 50,000 रुपीज ही थे, हम इंफॉर्मेशन रुपीज में मेंशन कर रहे हैं। 50,000 रुपए पे की गई। अब हमने इसकी टैक्स ट्रीटमेंट बतानी है। अच्छा, अब इसकी टैक्स ट्रीटमेंट बताते हुए आपने सबसे पहली बात क्या कहनी है? ये कॉस्ट इंकर की गई है रजिस्ट्रेशन से पहले की। दिस कॉस्ट इज इंकर्ड बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन से पहले जो कॉस्ट इंकर की जाए, आपको याद होगा, ऐसी कॉस्ट कहलाती है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। याद है ना जी आप लोगों को? हमने चैप्टर 12 में पढ़ रखा हुआ है। ऐसे एक्सपेंसेस क्या कहलाते हैं? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहलाते हैं। याद रखनी है ये बात। ऐसे एक्सपेंसेस जो एक बिजनेस को बनाने से पहले इंकर किए जाए, एक बिजनेस की रजिस्ट्रेशन से पहले, उसकी एस्टेब्लिशमेंट से पहले, उसकी इनकॉर्पोरेशन से पहले। एक ऐसा खर्चा जो कंपनी की या पार्टनरशिप की इनकॉर्पोरेशन से पहले इंकर किया जाए, ऐसे एक्सपेंस को हम कहते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। गो के ये एक्सपेंसेस होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस है, बट ये एडमिसिबल एक्सपेंसेस नहीं होते। ये एडमिसिबल एक्सपेंसेस नहीं है, तो ये बात आपने याद रखनी है। अब आपने बता दिया कि ये क्या है? इन एडमिसिबल एक्सपेंसेस। जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं वो कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? वो इन एडमिसिबल एक्सपेंसेस। तो आपने फर्स्ट वन पॉइंट का आंसर बता दिया। अब हम इसी तरह से पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपको? मैं दोबारा से बता रहा हूं, क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन की डीड बनेगी, पार्टनरशिप की डीड बनेगी, पार्टनरशिप की जब भी डीड बनेगी, वो डीड पार्टनरशिप की इनकॉर्पोरेशन से पहले ही बनेगी ना। तो इनकॉर्पोरेशन के जितने भी एक्सपेंसेस हों कंपनी के बनाते वक्त, जो एक्सपेंसेस इंकर किए जाते हैं, वो एक्सपेंसेस कहलाते हैं इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है उन्हें हम कहेंगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आपके लिए इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस होते हैं, एडमिसिबल एक्सपेंसेस नहीं होते। तो जी बच्चे, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम सेकंड वन एक्सपेंस, अच्छा बच्चे, फर्स्ट वन तो हमने डिस्कस कर दिया। अब सेकंड वन है प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट। प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट। क्या प्रिपेयर करना? फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्रिपेयर करना। अच्छा बच्चे, इसकी अमाउंट क्या है? 100,000। ठीक हो गया जी बच्चे? अच्छा, अब सबसे पहली बात, ये एक्सपेंसेस फिजिबिलिटी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाना किसी भी बिजनेस की, वो हमारे लिए क्या होता है? ये आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, जो भी आफ्टर इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर्स। याद रखिएगा, क्या वर्ड बोलते हैं? प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर।
तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्रिपरेशन इज अ प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर्स। ये कौन से एक्सपेंडिचर्स हैं? प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर्स। फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्रिपरेशन क्या है? प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर्स। शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया जी, एक्सीलेंट। क्या कहते हैं इन्हें हम? प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर्स। अच्छा जी, प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर्स पे हमारे लिए क्या अलाउ होता है? अमोर्टाइजेशन डिडक्शन। ठीक है जी बच्चे, ठीक है। तो अमोर्टाइजेशन डिडक्शन, तो हम क्या बोलेंगे? अमोर्टाइजेशन डिडक्शन, अमोर्टाइजेशन डिडक्शन, amortization deduction of pre-commencement expenditures, pre-commencement expenditures की amortization deduction allowable होती है। ठीक है जी बच्चे, तो क्या है? pre-commencement expenditure is allowable at the rate of 20%, 5 years बेस बनाते हुए। ठीक है, याद रखिएगा कितना बेस बनाना है? 5 years को बेस बनाना है। तो अब आप देख लें, आप आंसर करते हुए क्या करते हैं? आप स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन प्रोड्यूस करा। आपने ऐसा नहीं करना, आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन नहीं देना। आपने सबसे पहले बताना है ये नेचर ऑफ एक्सपेंसेस क्या है। हमने सबसे पहले बताया कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट ये आफ्टर इनकॉर्पोरेशन बनती है, ये प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर्स है, बिजनेस को शुरू करने से पहले है, लेकिन बिजनेस बनने के बाद के हैं। जब बिजनेस को इनकॉर्पोरेट किया जा रहा होता है वो एक्सपेंडिचर्स कहलाते हैं इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है वो आपके लिए अलाउएबल एक्सपेंसेस नहीं है, लेकिन प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर्स आपके लिए अलाउएबल एक्सपेंसेस है। अब थर्ड वन, परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट। गौर से सुनिएगा, परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट। तो थर्ड वन पॉइंट, परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट को परचेज करना। अमाउंट कितनी है जी? 150,000। अच्छा जी बच्चे, 150,000 परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट की परचेज। क्या ये टेंजिबल एसेट बाय नहीं किया जा रहा? तो अब क्या बताएंगे? इट इज अ टेंजिबल एसेट ऑफ द कंपनी। तो पहला पॉइंट आपने ये बता देना है, ये क्या है? इट इज अ टेंजिबल एसेट of a company having useful life of more than 1 year। अच्छा, अगर कोई एसेट जो कि एसेट है टेंजिबल, उसकी यूजफुल लाइफ मोर देन 1 ईयर है और उसे बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया जाएगा, एंड टू बी यूज फॉर बिजनेस पर्पस, ये भी बात लिख देता हूं, एंड टू बी यूज फॉर बिजनेस पर्पस, और इसको इस्तेमाल किया जाएगा बिजनेस पर्पस के लिए, इसको बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब आपने बताना है इस पे किस नेचर का एक्सपेंस अलाउ होता है? शाबाश, बिल्कुल सही पिक किया। डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड, डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या होगा? अलाउ होगा, डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड, इस पर डेप्रिसिएशन अलाउ होगी। अच्छा, ऑफिस इक्विपमेंट है, एट द रेट ऑफ 15% depreciation will be allowed
when asset put in use, जब इसको इस्तेमाल किया जाएगा, जब इस्तेमाल में आ जाएगा तो क्या है, इस पर डेप्रिसिएशन अलाउ हो जाएगी। ठीक हो गया जी बच्चे। तो अब मुश्किल तो नहीं है इसका आंसर करना, तो देख ले टैक्स ट्रीटमेंट के आंसर इस तरह से आपने करने। नेक्स्ट वन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद फोर्थ वन, अगेन वही पॉइंट एज इट इज। अब मैं यहाँ पे इसको नहीं मेंशन कर रहा हूँ, आपने इसका आंसर, मैं इसके लिए भी क्या है नेम सिर्फ यूज कर रहा हूँ, ये फोर्थ वन पॉइंट भी यूज कर रहा हूँ। ये क्या है, परचेज ऑफ मशीनरी। ठीक हो गया जी बच्चे, परचेज ऑफ मशीनरी। अच्छा, मशीनरी की अमाउंट क्या है, 1 मिलियन। ठीक हो गया। अच्छा, अब इनिशियल अलाउंस के बारे में, इस पे इनिशियल अलाउंस भी होता है, ठीक है ना, और उसकी वो कंडीशन है, वो बताने की जरूरत नहीं है हमको, यहाँ पे एग्जामिनर नहीं पूछ रहा। तो इनकी ट्रीटमेंट दोनों की सेम थी, इसी वजह से मैंने कंबाइन इफेक्ट इसका आपको बता दिया। जी सॉरी, यहाँ तक बात क्लियर हुई। अच्छा बच्चे, अब दो पॉइंट्स हैं, फ्रेट चार्जेस। अब देखें, यहाँ पे हमें बता रहा है सन एंड मून ने रिसेंटली रजिस्टर्ड किया पार्टनरशिप को, और उन्होंने कुछ एक्सपेंडिचर्स इंकर किए हैं। अच्छा, अब ये है फ्रेट चार्जेस, ये भी एडमिसिबल एक्सपेंसेस है, और इंस्टॉलेशन चार्जेस भी क्या है, एडमिसिबल एक्सपेंस है। ठीक है जी बच्चे, तो हम बता देंगे, पहला आ गया फ्रेट चार्जेस, ठीक है जी बच्चे, फ्रेट चार्जेस। अच्छा बच्चे, ये फिगर है 200,000 की। अच्छा, अब 200,000 की जो फ्रेट चार्जेस के एक्सपेंडिचर्स हैं, अगर एग्जाम में हमें एग्जामिनर बता देता है कि ये फ्रेट चार्जेस, हो सकता है ना कि उन एसेट को बिजनेस एरियाज में लाने के लिए जो हमने कैरिज इनवर्ड पे किया है, हो सकता है वो एक्सपेंडिचर्स हो। अगर तो ये वो एक्सपेंडिचर्स हुए जो बिजनेस एसेट को खरीद के उस एरिया में लाने के लिए इंकर करने पड़े, तो ये एक्सपेंसेस क्या होंगे, कॉस्ट का पार्ट बन जाएंगे, कैपिटलाइज हो जाएंगे। तो ठीक है, तो मैं ये इसके लिए क्या कर रहा हूँ, खुद से assumption, फ्रेट चार्जेस, हमने वो चार्जेस इंकर किए जो एसेट्स को हम अपने प्रीमिसेस में, या जो हमने इक्विपमेंट बाय किए हैं, या हमने जो मशीनरी बाय की है, उस मशीनरी को हम अपनी ऑफिस प्रीमिसेस में या फैक्ट्री प्रीमिसेस में लाने के लिए हमने कैरिज पे किया। उसके लिए हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, हम इन एक्सपेंडिचर्स को कैपिटलाइज कर देंगे। ठीक हो गया जी, एज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ द एसेट। ठीक है जी, तो हम क्या बोलेंगे, कैपिटलाइज दिस expenditure as part of asset। अच्छा, अब यहाँ पे आप रिस्पेक्टिव एसेट भी बोल सकते हो, या सच एसेट भी बोल सकते हो, जिस एसेट को खरीदते वक्त, मैं दोबारा बता रहा हूँ बच्चे, दोबारा गौर से मेरी बात सुनिएगा बच्चे। लेट्स सपोज हमने प्लांट बाय किया, प्लांट खरीदा, अब प्लांट को हमें अपनी फैक्ट्री में भी तो लाना पड़ेगा। अब प्लांट को जिस जगह से हमने बाय किया और फैक्ट्री में लाते हुए रास्ते में जो किराया हमें पे करना पड़ा, वो फ्रेट चार्जेस है। तो मैंने यहाँ पे assumption, क्योंकि रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड और कोई फ्रेट की बात तो नहीं की, तो हमने ये बात बताई है, तो प्लांट से रेलिवेंट ही हो सकते हैं फ्रेट चार्जेस। तो मैंने कह दिया कि फ्रेट चार्जेस हमें इंकर करने पड़े जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है उस एसेट की। तो जिस एसेट के लिए हमें फ्रेट चार्जेस पे करने पड़े, हम उस एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना देंगे। ठीक है जी बच्चे, तो और इसके बाद आपने बताना है डेप्रिसिएशन डिडक्शन विल बी अलाउड। इसके ऊपर क्या अलाउ होगी, डेप्रिसिएशन डिडक्शन।
इसकी सेपरेट नहीं अलाउ होगी, उस एसेट पे अलाउ होगी। तो उस एसेट की कॉस्ट में जब फ्रेट चार्जेस शामिल हो जाएंगे तो इसका मतलब है फ्रेट चार्जेस भी थ्रू डेप्रिसिएशन अलाउ हो जाएंगे। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। लेट्स सपोज एसेट की कॉस्ट है बच्चे 1,150,000। इस 1 मिलियन में 200,000 अगर हम शामिल कर दें तो ये फिगर हो जाएगी 1.2 मिलियन। जब 1.2 मिलियन को डेप्रिशिएट करेंगे तो 200,000 भी साथ ही डेप्रिशिएट होगा। जब वो भी साथ ही डेप्रिशिएट होगा तो इसका मतलब है फ्रेट चार्जेस एडमिजिबल एक्सपेंस हमारा कैसा बन रहा है, डेप्रिसिएशन डिडक्शन की सूरत में। ठीक है जी, तो डेप्रिसिएशन डिडक्शन विल बी अलाउड। उसके बाद बचे 6th वन जी, एग्जैक्टली इंस्टॉलेशन चार्जेस। इसका भी सेम वही इंस्टॉलेशन चार्जेस, जो प्लांट को बाय किया उसको इंस्टॉल भी तो करना है ना। तो मुझे बताइएगा क्या इंस्टॉलेशन चार्जेस इंकर किए बिना हम उस प्लांट से बेनिफिट हासिल कर सकते हैं? नहीं। तो क्या ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट नहीं होगी? शाबाश। तो इसका मतलब है कैपिटलाइज करेंगे इससे भी, इन्हें हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज। तो हम कहेंगे कैपिटलाइज, जैसे मैंने ऊपर लिखा है वैसे मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, कैपिटलाइज दिस एक्सपेंडिचर एज पार्ट ऑफ रिस्पेक्टिव एसेट। जिस रिस्पेक्टिव एसेट की इंस्टॉलेशन हो रही है उस एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बना डालेंगे, उसकी कॉस्ट में शामिल कर डालेंगे। जैसे हमने लेक्चर में पढ़ा भी था, रिवीजन में भी ये बात पढ़ी थी कि जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल इंसिडेंटल एक्सपेंसेस होते हैं हम उसे कॉस्ट का हिस्सा बना देते हैं, जैसे ब्रोकरेज फी हो गया, कमीशन हो गया और इंस्टॉलेशन चार्जेस हो गए। ठीक है जी। तो अब इसके साथ साथ हमें अलाउ क्या होगा, ये एक्सपेंस को हमने कॉस्ट का हिस्सा बना दिया और इस पे डेप्रिसिएशन डिडक्शन अलाउ होगी। ठीक है जी बच्चे, तो आपने कोशिश करनी है जितने भी टेक्स्ट ट्रीटमेंट के क्वेश्चंस हो उन्हें प्रॉपर्ली आंसर करना। ठीक है जी बच्चे, अपने वर्ड्स में लिखिएगा लेकिन ऐसे लिखिएगा कि एग्जामिनर के लिए उसको अंडरस्टैंड करना, उसको समझना आसान हो जाए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।